हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीसीआई। आज हम लोग एक बहुत ही फेमिलियर बट इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और टॉपिक का नाम रहने वाला है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, ये ईयर 1913 की बात कर रहे हैं हम लोग, और ईयर 1913 से पहले काफी सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद बोर एटॉमिक मॉडल, हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इससे पहले क्या क्या हुआ है और किन पोस्टुलेट्स के ऊपर, किन अजम्पशंस के ऊपर इस बोर एटॉमिक मॉडल को बनाया गया। ठीक है, सो बात स्टार्ट होती है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, जो बहुत पहले आई थी, जहां पे ये बताया गया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरी करती है, और जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्पेक्ट्रम आया है बाल्मर सीरीज की, जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस तरह से देखा गया? ये एक ब्लैक बैकग्राउंड था जिसके ऊपर कुछ कलर की लाइंस आई थी। ठीक है, सो बेसिकली कंटिन्यूस नहीं मिला था, ये हमें डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस मिला था। और लिसनर्स ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं डिसकंटिन्यूस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है दैट इज बाल्मर सीरीज, इसलिए अभी मैं बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूं। सो विजिबल स्पेक्ट्रम जो देखा गया था वो डिसकंटिन्यूस देखा गया था। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है जिसके ऊपर कुछ डिस्टेंस में कलर की लाइंस आई थी। ठीक है, उसके बाद में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी इसे पढ़ाया जाता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यह बताया गया था कि एनर्जी जो एमिट और एब्जॉर्ब होती है, लाइट के थ्रू एनर्जी जो एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूस नहीं, वो डिस्क्रीट है, वो डिसकंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस है इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला गया था। अभी देखिए, ये स्टेटमेंट जो बोला गया है प्लैंक द्वारा, ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली आती है। लाइट को एज अ कंटिन्यूस वेव इमेजिन करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बट लाइट को एज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी इमेजिन करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट देन एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ्स आते हैं उसको जस्टिफाई इसी थ्योरी से किया गया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। उसके जस्ट थोड़े समय बाद ही हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन आया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन जो है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिस्क्रीट नेचर के ऊपर ही बेस्ड था। बोलने का मतलब है प्लैंक्स ने जो क्लेम किया था उसी थ्योरी को यूज करके, उसी थ्योरी के ऊपर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ किया। बोलने का मतलब है आइंस्टीन ने प्लैंक का ऑब्जर्वेशन सही प्रूफ किया था। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक, इस समय तक दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ चुके थे। लाइट एक कंटिन्यूस वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसको गलत नहीं बताया जा सकता है, बिकॉज जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें, इंटरफेरेंस की बात करें, डिफ्रैक्शन की बात करें, ये सारे के सारे वेव नेचर ऑफ लाइट से जस्टिफाई किए जा सकते हैं। सो आप ये नहीं बोल सकते कि वेव नेचर नहीं है, वेव नेचर डेफिनेटली लाइट का है। बट देन अगेन दूसरी ओर अगर आप देखें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, या फिर अभी जैसे मैंने बोला था बाल्मर सीरीज, डिस्क्रीट, सो बाल्मर सीरीज की बात करें, ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर जस्टिफाइड है। सो बेसिकली अभी तक ये बात मान ली गई थी कि लाइट ना सिर्फ एक वेव है या फिर पार्टिकल है, लाइट के पास दोनों तरह के नेचर है, लाइट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब 1911 की बात करेंगे। सो 1911 में आया है हमारे पास में रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, हम लोग छोटी क्लासेस में भी उसको पढ़ लेते हैं। सो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया, जहां से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी प्रेडिक्ट की। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट की, बट रदरफोर्ड के मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। क्या वो प्रॉब्लम थी, पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए।
सो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए क्यों मैंने पहले सारी चीजों का डिस्कशन किया है, बिकॉज वहीं से रदरफोर्ड का फेलियर आने वाला है। तो जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो जेम्स मैक्सवेल ने दी है, ये सही थ्योरी है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा तो इसका रेडियस कम होते जाएगा, और रेडियस कम होते जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर आके स्पाइरल हो जाएगा। जरा थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है और अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सो कंटिन्यूसली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और बिकॉज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होने वाला है। सो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसे कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करना चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एक इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रेजेक्ट्री को और छोटा करते जाएगा, इसका रेडियस छोटा होते जाएगा और अल्टीमेटली ये आके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, बम्बार्ड कर जाएगा। बोलने का मतलब है एक एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। सो रदरफोर्ड का मॉडल इस चीज को नहीं समझा पाया कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके बम्बार्ड क्यों नहीं करता है। दूसरी बात, अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल ने यह तो प्रेडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी दूरी पे है, कितनी वेलोसिटी पे है, कितनी एनर्जी पे है, वो स्पेसिफिक चीज है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें रदरफोर्ड मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पाया। लास्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बात की थी, रदरफोर्ड मॉडल से पहले हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा आ चुका है, जो हम लोगों ने अभी बात की थी बाल्मर सीरीज की, कि ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, उसके ऊपर कुछ कलर्ड लाइंस रहने वाली है और उनके बीच में स्पेसिंग रहने वाली है। तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं आप। बट अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट होनी चाहिए थी। सो बीच में ब्लैक लाइंस नहीं आना चाहिए था, बीच में ब्लैक पोर्शंस नहीं आना चाहिए था, ये कंटिन्यूसली रेनबो टाइप का स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। तो बोर मॉडल की बात की जाए, बोर मॉडल के बारे में सबसे पहले आप ये समझे, बोर मॉडल जो है वो बेस्ड है न्यूटोनियन फिजिक्स के ऊपर। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इसको बोलते हैं आप लोग। जैसे सन रहता है, सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी थ्योरी के ऊपर, उसी अजम्पशन के ऊपर बोर का मॉडल बनाया गया है कि एक सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस रहेगा, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो सबसे पहली बात जैसे मैंने यहां पे मेंशन की है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स। और इससे पहले वापस से हम लोगों ने दो स्कूल ऑफ थॉट की बात की गई है कि पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। सो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या अजम्पशन जो आपको याद रखना है, बोर मॉडल जो रहता है वो डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो रहता है ये डिस्क्रीट नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स को याद रखते हुए हम लोग कुछ अजम्पशंस देखने वाले बोर मॉडल के, और उन्हीं अजम्पशंस के थ्रू हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल समझने वाले। सो सबसे पहला अजम्पशन, अजम्पशन आप बोल सकते हैं या फिर आप उसको पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं। पोस्टुलेट्स बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स है बोर मॉडल के, सो हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करने वाले हैं। सो पहला पोस्टुलेट जो बोर एटॉमिक मॉडल में दिया गया था और जो भी मैंने डिस्कस किया कि एक एटम के अंदर डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इस डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अब यहाँ पे इसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है, स्टेबिलिटी को जस्टिफाई किया जा रहा है ये बोल के कि अंदर की तरफ सीधी सी बात है, एक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। सो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो अंदर आने वाला फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन पर अंदर फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है।
सो मान लीजिए हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अंदर की तरफ इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यह अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है और इसी फोर्स को बाहर की तरफ बैलेंस कर रहा है सेंट्रीब्यूटल फोर्स। सो आप बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। और यहीं से हम लोग हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे जिसको लेटर हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एक्सेट्रा में। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ये समझते हैं ये न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स जो है वो ZE है। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हर प्रोटॉन का चार्ज जो रहता है वो E रहता है। सो टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम लोग ZE से डिनोट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग समझते हैं इसको हम लोग -E लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये फोर्स जो रहेगा दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो रहेगा K ZE इंटू -E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और R की बात करें तो R ये रेडियस की बात कर रहे हैं, R ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं mv स्क्वायर बाय R से। mv स्क्वायर बाय R जैसे मैंने बोला ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रहने वाला है। सो दोनों फोर्स का समेशन जीरो रहने वाला है, एफ नेट को मैं जीरो करने वाला हूं। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बन सकता है या फिर फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन बन सकता है, आप देख सकते हैं KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। यहां से हम लोग R और R कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया दैट इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अगले की बात की जाए, सो नेक्स्ट में अब ये जो अजम्पशन अभी मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो अजम्पशन की अभी बात की गई है ये सेम अजम्पशन रदरफोर्ड ने भी लिया था। बट क्या नया है बोर मॉडल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सेकंड वाला आने वाला है। और सेकंड वाला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये सबसे डिफाइनिंग फैक्टर है इस बोर थ्योरी का। बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। ठीक है, सो मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख के आपको बताता हूं। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। और क्या बोला गया है, mvr एक इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। यहां पे m जो है वो कोई इंटीजर रहने वाला है। m की वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग और इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। सो बिफोर मैं आगे बढ़ूं आप इस चीज को समझिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में एक एटम है, ठीक है, और एटम इनडिविजिबल है, तो एटम को हम लोग आधा तोड़ नहीं सकते, आधा कट नहीं कर सकते। सो हमारे पास एक एटम है जिसका वेट 10 यूनिट है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब मुझे कोई बोलेगा कि मुझे 40 यूनिट्स का वेट चाहिए, वेरी सिंपल, हम लोग उसे 4 एटम दे देंगे, हर एटम का वेट 40 है तो 40 मिल जाएगा। कोई मुझे कहता है मुझे 33 यूनिट का वेट चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एटम देता हूं तो 10, 2 एटम देता हूं तो 20, 3 देता हूं तो 30, और 30 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आने वाला है वो आने वाला है 40। सो 33 पॉसिबल नहीं है। बोलने का मतलब है आपकी जो वैल्यूज इंक्रीज होने वाली है या आपकी जो वैल्यूज चेंज होने वाली है वो सिर्फ 10-10 से चेंज होने वाली है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। आप 0 से 10 की वैल्यू ले सकते हैं, 10 की वैल्यू ले सकते हैं आप डायरेक्टली, 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 20 ले सकते हैं आप, 12, 13, 14, 15 ये वैल्यूज नहीं ले सकते। सो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन वैल्यू। और ये जो फॉर्मूला है यहां पे भी आप इसको अगर ध्यान से देखें, सो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी h/2 पाई।
2 रखने पे ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π एंड सो ऑन। बोलने का मतलब है आप यहाँ पे m की वैल्यू हाफ, 3/4, 5/6 एटसेट्रा एटसेट्रा ये वैल्यूज नहीं रख सकते, इसलिए एमवीआर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एमवीआर की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज पॉसिबल है और इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी। सो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन रहा है, सेकंड रिलेशन बन रहा है और इस सेकंड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। तीसरा पोस्टुलेट को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सो तीसरे में बोर ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन जिन भी ऑर्बिट्स में रहता है, कौन से ऑर्बिट में रहता है, ये हम लोगों ने देखा है, ये उन्हीं ऑर्बिट में रहेगा जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल रहने वाला है। सो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रहता है उन ऑर्बिट्स में ये एनर्जी लूज नहीं करता, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है और इसीलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स बुलाया जाता है, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बुलाया जाता है। सो जो थर्ड पोस्टुलेट अभी जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये बेसिकली इंप्रूवमेंट है ओवर द रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में यही ड्रॉबैक आया था कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सो इसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होगी। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होगी तो स्पाइरल इन करके न्यूक्लियस के अंदर बॉम्बार्ड कर जाएगा और बोर उसी के ऊपर करेक्शन कर रहे हैं। बोर उसी के ऊपर करेक्शन करते हुए हमें बता रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये एनर्जी लूज या एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, सो यहां पे जो तीसरी बात करेंगे वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या फिर आप इसको एक और नाम से बुला सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स, और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, दिस इज द सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये n=1 की बात करेंगे। n=1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इसका रिप्रेजेंटेशन k से दिया जाता है। ठीक है, सो k इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिट और उससे रिलेटेड क्वांटम नंबर जो रहता है वो 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली बच्चों को ये डाउट भी रहता है सर इसे k बोले कि 1 बोले। सो बोर ने जो डिनोट किया था ऑर्बिट को वो KLMN से किया था, बट देन उसका क्वांटम नंबर जो लिया जाता है वो क्वांटम नंबर 1 रखा जाता है। सो KLMN एंड सो ऑन, ये इस तरह से इसको स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल को डिफाइन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, आप इसको इस तरह से समझे, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी लेवल की वैल्यू बढ़ेगी और एनर्जी लेवल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा। सो E1 की वैल्यू जो रहेगी वो E2 से कम, E3 से कम, E2 की वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। वो भले ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो या फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं या फिर कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा ये याद रखना इनवर्सली रिलेशन होता है दो चीजों का, दैट इज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। सो एक इलेक्ट्रॉन जो छोटी ऑर्बिट में रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम रहेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आगे इसको यूज करने वाले हम लोग। चलिए, अब ये तो हमारा मेन पोस्टुलेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पोस्टुलेट्स बेसिकली तीन ही थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, सेंट्रीपिटल और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व करता है जहां पे एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करेंगे। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स को इस तरह से शो कर रहा हूं, ये मेरे एनर्जी लेवल्स हो गए। सो ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने इसको शो कर दिया। तो नेक्स्ट वाला आप अजम्पशन याद रखें, और वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। बोलने का मतलब है, अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। बिकॉज आप एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, आप एनर्जी की वही वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप E2 माइनस E1 की वैल्यू ले सकते हैं, या फिर आप E3 माइनस E1 की वैल्यू ले सकते हैं, आप E2 माइनस E3 की वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी दो एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस की जो वैल्यू है वही यूज की जाएगी। आप बोलेंगे कि E2 और E3 के बीच में अगर कोई एनर्जी आ रहा है, वो एनर्जी हम लोग यूज कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जैसा भी मैंने बोला कि कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ली जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। सो एनर्जी भी जो रहेगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बोर मॉडल, जिसको एमसीक्यू में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड रहने वाली है, एनर्जी क्वांटाइज्ड रहने वाली है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन छोटी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा, अभी ये चीज डिस्कस भी की गई थी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो नीचे वाला ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी कम है, ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा? किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, बेसिकली किसी फॉर्म में जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सो ये छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट में जाएगा। इसको हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा जब इसको एनर्जी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसको एनर्जी दी तो यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल टू E4 माइनस E1, क्योंकि बड़ी वैल्यू E4 की है और छोटी वैल्यू E1 की है। अभी ऑब्वियसली हम लोग E4 और E1 की वैल्यूज भी बताने वाले हैं कि क्या रहने वाली E4 और E1 की वैल्यूज, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड पॉइंट, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पे है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी इस एनर्जी लेवल पे है, और जब ये किसी नीचे एनर्जी लेवल पे आएगा, तो सीधी सी बात है एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है। जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा, सो एनर्जी एमिट करेगा, बाहर देगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एनर्जी एब्जॉर्ब जब की जाती है वो किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनी पर्टिकुलर फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट जब एनर्जी एमिट होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी। और इसी फोटोन को जब हम लोग एक स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं, तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ लाइंस आती है और उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जैसा अभी मैंने बात किया था, स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रोकन है, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं है। स्पेक्ट्रम इज बेसिकली ब्लैक कलर्ड बैकग्राउंड जिसके ऊपर कुछ कलर्ड लाइंस आई है। तो इसीलिए कुछ लाइंस आई है क्योंकि एनर्जी लेवल के जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रॉन या तो 5 से 4 पे आ सकता है, या 5 से 3 पे आ सकता है, या फिर मान लीजिए ये 4 से 2 पे आ सकता है। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो जरूरी नहीं है कि ये एक बार में एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए 5th से 1 पे आ रहा है, सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि 5th से 1 पे डायरेक्टली जाएगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, छोटे एनर्जी लेवल से बड़े एनर्जी लेवल पे भेजते हैं, सो एक बार में जाता है। बट जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे आता है, सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि एक बार में ही वो वापस आएगा, वो स्टेप्स में भी नीचे आ सकता है, एक एक करके भी नीचे आ सकता है, मल्टीपल स्टेप्स में आ सकता है। और जितने स्टेप्स रहेंगे उतने फोटॉन्स निकलेंगे, जितने फोटॉन्स निकलेंगे उतनी लाइंस बनेगी, और उन्हीं लाइंस को मिला के हम लोग बनाएंगे अपना स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे हम लोग लिख सकते हैं,
मान लीजिए हम लोग अभी कंसिडर करते हैं कि हम लोग फिफ्थ से थर्ड पे लेके आ रहे हैं, ये दोनों एनर्जी लेवल का हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल फिफ्थ से थर्ड पे आ रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इमिटेड, ये एनर्जी इमिटेड हो जाएगा E5 माइनस E1। ये दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। अब जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि जो एनर्जी एमिट होगी वो किसी भी फॉर्म में एमिट नहीं हो सकती। एनर्जी एमिट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी। और इससे पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी आ चुकी है। सो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो डिस्क्रीट नेचर था, अभी जैसे मैंने शुरू में बोला था, बोर मॉडल जो है वो भी डिस्क्रीट नेचर के ऊपर बेस्ड है। सो एक फोटोन की एनर्जी जो रहती है दैट इज गिवन बाय hc बाय लैम्डा। सो जो एनर्जी एमिटेड होगी ये फोटोन की एनर्जी होगी एंड दैट इज गोइंग टू बी hc बाय लैम्डा। hc बाय लैम्डा इज E5 माइनस E1। ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे अभी मैंने बात की, हमको E5 और E1 की वैल्यूज पता रहेंगी जो हम लोग थोड़ी देर में डिराइव करेंगे। हमें H की वैल्यू पता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.625 10 टू द पावर माइनस 34। C स्पीड ऑफ लाइट रहता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सो इससे हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू निकाल के C बाय लैम्डा, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सो हम लोग उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, राइट। सो ये चीज जो रहेगी इससे हम लोग फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि एक ट्रांजिशन के लिए एक ही फोटोन माना जाता है, भले ही वो ट्रांजिशन किसी भी लेवल से किसी से भी लेवल पे हुआ। फॉर वन ट्रांजिशन ओनली वन फोटोन इज टू बी कंसिडर्ड। चलिए, तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस रहे आपके बोर मॉडल के और ये कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशंस रहे। अब अगर हम लोग बात करें कुछ कैलकुलेटिव एस्पेक्ट की, थोड़ा इक्वेशंस के अंदर जाते हैं, क्योंकि देखिए बोर मॉडल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहां से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स जनरली बहुत सिंपल होते हैं, बट हम लोग को आइडिया होना चाहिए कैसे रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के रिलेशंस डिराइव किए गए हैं। बिकॉज जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा सो उनके डेरिवेशन के ऊपर बन सकता है, एट मैक्स यही काम हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन फॉर, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेडियस का एक्सप्रेशन। तो हम लोग के पास दो इक्वेशंस थी जो हम लोगों ने थोड़ा हाईलाइट किया था। एक था हमारे पास KZE स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू MV स्क्वायर, तो पहला रिलेशन हो जाएगा, और दूसरा रिलेशन हो जाएगा MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ठीक है, वो हमारे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं। कौन से दो वेरिएबल है हमारे पास? यहाँ पे V और R वेरिएबल है। K जो रहता है वो एक कांस्टेंट रहता है। Z डेफिनेट सी बात है एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। E अगेन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। H की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। सो हमारे पास में इन दोनों इक्वेशंस में V और R को इक्वेट करने के लिए दो इक्वेशंस दी गई है। सो व्हाट वी डू हियर इज हम लोग V को R की टर्म्स में लिख देते हैं। हम लोग V को लिख सकते हैं NH बाय 2 पाई MR, ठीक है। और इसी को मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। सो V की ये वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर इक्वेट कर देंगे, पुट कर देंगे। सो यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या रिलेशन आ जाएगा, KZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू M, जो वैल्यू हम लोगों ने यहां से इक्वेट की है, NH बाय 2 पाई MR इसका होल स्क्वायर। सो ये जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिकली हमारे पास में रिलेशन आने वाला है R इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M बाय K E स्क्वायर Z, ठीक है। ये बेसिकली रिलेशन आने वाला है R का। सो आई होप आप समझ रहे हैं किस तरह से लेके आया है, ठीक है। यू ऑल नीड सम प्रैक्टिस। जब भी आप इस तरह की चीजें करें आप एक बार खुद से इसको डिराइव करके देखें, फिर वो डर नहीं रह जाता कि फॉर्मूला से एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर क्या होगा।
थोड़ा इधर उधर से अगर वो क्वेश्चन पूछता भी है, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन डीलिंग विद दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हम लोग बार बार डिराइव तो नहीं करेंगे, हमें इसका एक्सप्रेशन अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या हम लोग फटाफट विद इन 20 सेकेंड्स इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे h एक कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। देखिए ये सबको मैंने साथ में लिखा है बिकॉज ये पूरा के पूरा कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 22.7, एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट है, के वापस से एक कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19। सो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट है। बोलने का मतलब है हम लोग इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, जहां ये एंटायर टर्म को मैंने मिला के आर नॉट लिख दिया है। और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो ये वैल्यू आ जाती है 0.2529 एन स्क्वायर बाय जेड। और याद रखें ये वैल्यू जो हमारे पास में आई है वो एक एंगस्ट्रॉम के अंदर आई है। यूनिट्स का डेफिनेटली आप ध्यान रखेंगे बिकॉज कुछ कुछ बुक्स इस वैल्यू को कुछ इस तरह से भी लिखती है, 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड करके भी लिखती है। जब ये 52.9 लिखा है तो ये वैल्यू आपको पिकोमीटर में दे रहा है। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये तीनों रिलेशन एग्जैक्टली एक ही बात कर रहे हैं। आर नॉट की हम लोग को वैल्यू 0.529 यूज कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कभी कभी इसको 0.53 या 52.9 को 53 भी लिया जाता है, बट ये आप ध्यान रखें जब एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो 0.529 है, और जब पिकोमीटर में पुट कर रहे हैं तो 52.9 वैल्यू। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालने के लिए तो जैसे अभी हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन देखा थे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई था, और हमारे पास r का रिलेशन अब पहले से आ चुका था। सो उसी r की वैल्यू जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो चलिए करके देखते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं mv, जैसे अभी इसकी वैल्यू लिखी थी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। सो कुछ टर्म्स को हम लोग ऑलरेडी कैंसल आउट कर सकते हैं। और ये जब हम लोग करेंगे सो v की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये टर्म्स को हम लोग बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा के ई स्क्वायर 2 पाई के ई स्क्वायर, यहां से आ जाएगा डिवाइडेड बाय h इंटू जेड बाय एन। ठीक है, बेसिकली ये एक्सप्रेशन हमारा जो आ जाएगा वो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक और बार दोबारा से हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सही लिखी है यहाँ पे। एक बार आप खुद भी इक्वेट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप जितनी बार इसको डिराइव करेंगे आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन मैं यहां से देख सकता हूं जो ऑलमोस्ट करेक्ट मुझे लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये वाले टर्म्स जो हम लोगों ने लिखे हैं वापस से यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म्स है। देखिए पाई इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, ई की वैल्यू अभी डिस्कस की गई थी कांस्टेंट है, एच की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और जेड बाय एन जो है वो वेरिएबल रहने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला लिख सकते हैं हमारा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन, मीटर्स पर सेकेंड में वैल्यू रहेगी हमारे पास में, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.18 10 टू द पावर 6 जेड बाय एन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये सेकेंड एक्सप्रेशन रहने वाला है। और आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करेंगे। देखिए एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्लो नहीं रहता है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से चलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 10 की पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, 10 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इट इज वेरी हाई स्पीड। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड जो रहती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड रहती है। कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता है, बट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज अ वेरी हाई स्पीड। तो इससे अगर मैं एक पॉइंट आपको जस्टिफाई करूं, हमारे पास अब रेडियस के एक्सप्रेशंस आ चुके हैं।
हमारे पास वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। जब इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में, तब ये डिडक्शन हम लोग लेके आ सकते हैं कि एक एटम को डिस्ट्रॉय होने के लिए 10 की पावर -8 सेकेंड लगेंगे। मतलब एक एटम बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो रदरफोर्ड का मॉडल इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। और ये बोर का मॉडल की स्पेशलिटी है कि बोर ने यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया, जो एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई कर रहा है। सेकेंडली, इसने हमको रेडियस और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यूज भी बताई। अच्छा, एक और बात की जाए, यहाँ पे Z मैंने यूज किया है और M मैंने यूज किया है। N मैं पहले से ही डिस्क्राइब कर चुका हूं। N जो है वो ऑर्बिट नंबर को जस्टिफाई करता है। फर्स्ट ऑर्बिट तो n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट तो n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। बट Z की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप डेफिनेटली याद रखें, बोर मॉडल जो रहता है उसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देता हूं। ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ये हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है, ये लिथियम +2 के लिए एप्लीकेबल है, बेरिलियम +3 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, हीलियम के पास 2 रहते हैं, सो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया तो एक बच गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बेरिलियम के पास 4 थे, 3 निकाल लिए एंड सो ऑन। सो बोर मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि बोर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉडल के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। बोलने का मतलब है, मैं बोर मॉडल को हीलियम पे अप्लाई नहीं कर सकता, हीलियम प्लस पे कर सकता हूं। मैं बेरिलियम पे अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बेरिलियम में केवल 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैं बेरिलियम +3 पे अप्लाई कर सकता हूं। और यहाँ पे आप Z की वैल्यूज लिख सकते हैं। यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। जनरली मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को ये चीज में डिफिकल्टी आती है कि सर Z की वैल्यू याद कैसे करें। देखिए, बोर मॉडल के केस में मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही सिंपल सा रूल यूज करना। जो भी चार्ज दिया है उसका +1 करके आप Z की वैल्यू निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल है, हाइड्रोजन पे चार्ज यहाँ पे 0 है, सो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। लिथियम पे चार्ज +2 है, तो Z की वैल्यू 3 आ गई, 2 + 1 इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कार्बन +5 लिख दूं, तो +5 की वैल्यू है हमारे पास और Z की वैल्यू पूछी गई है, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो ये हमारे रेडियस और वेलोसिटी की कुछ एक्सप्रेशन है और मैंने जस्ट बताया है कि इसको किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। लास्ट ऑफ ऑल, हम लोग एनर्जी के रिलेशन के ऊपर भी बात करते हैं कि एनर्जी किस तरह से लाई गई है। तो पहले आप अगर इस चीज को समझे, टोटल एनर्जी जो रहती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं -kZe²/r। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स हमारे पास -kZe²/r² था। माइनस चार्ज आया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में था, तो K1 Q1 Q2 के अंदर जो Q2 था वो माइनस था, इसलिए हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। और फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो फोर्स इंटू रेडियस, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में केवल r का टर्म है, r² का टर्म नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हमारे पास में ½ mv² था। बट थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप इस एक्सप्रेशन को वापस से देखिए। ये एक्सप्रेशन में हम लोगों ने यूज किया हुआ है kZe²/r इज इक्वल टू mv²। सो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, ½ mv² इज इक्वल टू kZe²/2r। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। सो जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है उसकी जगह मैं एक्सप्रेशन में kZe²/2r पुट करने वाला हूं। सो लेट्स डू दैट। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं -kZe²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, प्लस kZe²/2r, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।
और अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस साइन है तो क्या एनर्जी नेगेटिव है? नहीं, माइनस साइन केवल एक कन्वेंशन है। और ये आप बात याद रखें, इसको आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी यूज करेंगे और बाकी चीजों में भी यूज करेंगे केमिस्ट्री में। नेगेटिव साइन डिनोट्स अट्रैक्शन। जब तक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एटम के अंदर है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, बोलने का मतलब है एटम के अंदर है, तब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव लिखी जाएगी। जिस दिन एक इलेक्ट्रॉन एटम के जस्ट बाहर निकल जाएगा तो हम लोग कहेंगे इसकी एनर्जी जीरो हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर से न्यूक्लियस का प्रभाव हट चुका है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हट चुका है। आई होप आई एम क्लियर। सो जो नेगेटिव साइन है अट्रैक्शन बता रहा है। जितना नेगेटिव साइन रहेगा, जितना नेगेटिव वैल्यू रहेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। जितना नेगेटिव वैल्यू रहेगा उतना अट्रैक्शन रहेगा, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा और उतनी ही ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये बेसिकली इस चीज का मतलब रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है दैट इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर है और टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द टोटल एनर्जी और ये -2ke के बराबर भी होता है, बिकॉज ke की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं प्लस के जेड स्क्वायर बाय आर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। आप इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज बहुत सी बार सवाल बनते हैं जिसमें हम पोटेंशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी को इंटर रिलेट करते हैं। सो ये एक्सप्रेशंस वहां पे क्वाइट हेल्दी रहते हैं हम लोग को। अच्छा, अब लास्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू पहले से आ चुकी है। याद करें रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। एंगस्ट्रॉम में था ये वैल्यू, एंगस्ट्रॉम है तो उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ई की वैल्यू ऑलरेडी है। सो अगेन ये वैल्यूज को जब हम लोग पुट करेंगे, आप सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे ये एन स्क्वायर का टर्म नीचे रहेगा और जेड का टर्म ऊपर आएगा। सो टोटल एनर्जी की टर्म में आप जब देखेंगे टोटल एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये लोग हम समझ चुके हैं पहले से कि नेगेटिव साइन आने वाला है। सो वैल्यूज जब पुट करते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यह वैल्यू आप ध्यान रखें दी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। सीधी सी बात है, हम लोग एक एटम की बात कर रहे हैं, सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए पर एटम लिखा जाता है। और यूनिट्स पे ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने की बात आए तो आप ये भी याद रखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि इन बुक्स में टोटल एनर्जी को इस तरह से भी लिखा जाएगा -2.18 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये दिया जाएगा जूल पर एटम में। दोनों एक ही बात है। ज्यादातर बोर मॉडल से जो सवाल बनते हैं वो कंपैरिजन के सवाल बनते हैं, जिसमें एक ऑर्बिट की एनर्जी डिवाइडेड बाय दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू पूछी जाती है, किसी एक का रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे का रेडियस पूछा जाता है। जनरली आपको ये कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट अगर पढ़ भी गई तो आप याद रखें जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो -13.6 की वैल्यू यूज की जाएगी। जब आप जूल्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो -2.18 10 की पावर -18, रफली एक रफ वैल्यू दे रहा हूं मैं, ये वैल्यू यूज की जाएगी। क्लियर? एंड लास्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी भी याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए -13.6, सेकेंड ऑर्बिट -3.4, थर्ड ऑर्बिट -1.51, फोर्थ ऑर्बिट -0.85 और फिफ्थ ऑर्बिट -0.544। यहां से अगर आप
ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होते जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग फर्दर क्लास में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो एक बेसिक आइडिया रहा है आपके बोर मॉडल का, और सीधी सी बात है बोर मॉडल के बाद और भी दूसरे मॉडल्स आने वाले हैं। वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि बोर मॉडल सारी चीजों को नहीं समझा पाया था। यहाँ पे मैं इस बात पे भी थोड़ा सा लाइट डाल देता हूं कि क्यों बोर मॉडल फेल हुआ था। बोर मॉडल एक्चुअली फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया था। फाइन लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल स्पेक्ट्रम है और यहां से कोई एक लाइन हमें मिली, ठीक है। अब इस लाइन को जब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया, फ्यूचर की बात है, थोड़ा और आगे जाके जब हमारे पास इक्विपमेंट्स और अच्छे आ गए, हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करने लग गए हम लोग, जब इसको हम लोग हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा गया था तो यही जो लाइन थी ये आपको दिखी थी कि ये क्लोजली स्पेस बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो ये जो लाइन आपको सिंगल लाइन दिख रही थी ये एक्चुअली सिंगल लाइन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइंस है। इसी को बोलते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। और ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम आता है ड्यू टू सबशेल्स, जिसको आगे जाके और जब हमारा क्वांटम थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तब कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल भी आएगा और तब इसको जस्टिफाई किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और प्रॉब्लम है, ये जो फाइन लाइंस है ये फर्दर दो और लाइंस का कॉम्बिनेशन देखा गया है जिसको हम लोग डबलेट बोलते हैं। ये डबलेट जो आता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग ये भी बात थोड़ा सा बेसिक है, समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, उसकी वजह से दो डिफरेंट इंटरेक्शंस हो सकते हैं, सो डबलेट बन जाता है। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो थी ये बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे जाके जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आया, सो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह चल रहा है, जब तक अभी तक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ही माना गया था। सो देन बोर मॉडल स्टार्टेड टू फेल, बट बोर मॉडल वाज सक्सेसफुल इन गिविंग अस द रफ वैल्यूज ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। दैट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बोर। एंड जैसे बात किया गया है जब हम लोग क्लास में डील करेंगे सो हम लोग बोर मॉडल पे और डीपली बात करेंगे। हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद में एक्साइटेशन एनर्जी एंड सो ऑन, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।